Namaskar, Kshatriyakal, Adab, Vande Mataram. My name is Ketan Saravgi and I welcome you all over the online platform of Crazy GK Trick. फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हम और आप एक मैराथन शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है बायोलॉजी वाले सेगमेंट को। आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइंस का पार्ट, और उस साइंस के पार्ट में भी सबसे अधिक वेटेज लिया हुआ जो हिस्सा होता है दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हमारे इस सेशन की। आज हम और आप मिल करके खत्म करेंगे बायोलॉजी वाले सेगमेंट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेष तौर पर सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में कि आखिर साइंस होता क्या है। ध्यान से समझें, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड द फिजिकल वर्ल्ड and also their relative phenomena, especially by observing, by measuring and also by testing their फंक्शनैलिटीज। यदि किसी भी एक सिस्टम के बारे में, उसमें होने वाले अलग अलग हिस्सों के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसके एक दूसरे के साथ जो भी सामंजस्य है, जिस तरीके से भी वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उनसे संबंधित हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे उनके साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को यदि साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली सही तरीके से व्यवस्थित तौर पर यदि उसका स्टडी की जाती है तो उसे ही हम विज्ञान मतलब साइंस कह करके बुलाते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान से समझना। विशेष तौर पर जब भी मैं आपसे साइंस की बात करता हूं, जब भी हम और आप बात करते हैं किसके बारे में, विज्ञान के बारे में, तो ऐसे समय पर साइंस क्या बोलता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी मतलब यहां पर कोई भी एक क्वायरी या क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वायरी बोलो, क्वेश्चन बोलो या फिर प्रॉब्लम बोलो। इसके बाद हम बात करते हैं उस प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस क्या होता है, ध्यान से समझना। अनप्रूवन सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अभी तक ऐसा एक सॉल्यूशन हमने दिमाग में सोच लिया है, वर्चुअल तौर पर हमारे दिमाग में, हमारे विवेक में एक सॉल्यूशन आया है कि यदि हमने ये कार्य कर लिया तो ऐसे समय पर इस समस्या से, इस क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएगा, इस समस्या से हम निवृत्त हो जाएंगे। मगर अभी इसको प्रूव करना बाकी है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, तब हम उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। याद रखना, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम कई सारे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। कई सारे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम उन पर टेस्ट लगाते हैं। कई सारे क्या करते हैं, टेस्ट मतलब कई बार कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें टेस्ट पहले होता है, बाद में ऑब्जर्वेशन होता है। कई सारी जगहों पर पहले ऑब्जर्वेशन होता है, बाद में हम उन पर टेस्ट अप्लाई करते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में यदि यहां पर बोलूं तो उसमें अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग, मतलब उन ऑब्जर्वेशन, उन आंकड़ों पर अपन क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और फिर इस प्रोसेस के बाद, इस टेस्ट करने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाता है, रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। यदि इसी रिजल्ट को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया जाए, व्यवस्थित तौर पर जमा दिया जाए, तो फिर हमको क्या मिल जाते हैं, वही हमारे प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं, या फिर थ्योरीज मिल जाती हैं, है ना, या फिर यदि मैं आपसे बात करता हूं पोस्टुलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप जानते हो ना, जितने भी अलग अलग तरह के जो थ्योरीज वगैरह होगी, लॉज होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, ये सब कहाँ से आता है, ये सब इन्हीं साइंटिफिक स्टडीज से आता है। तो ध्यान रखना, कोई भी एक, किसी भी एक सिस्टम के बारे में, किसी भी एक कंपोनेंट के बारे में, उसके आसपास के वातावरण के बारे में, उससे वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इन सारे फिनोमेनाज को यदि स्टडी किया जाए, इन सारी प्रोसेसेस को भी स्टडीज किया जाए, वो भी कैसे सिस्टमैटिक स्टडी किया जाए, साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्टडी किया जाए, प्रूव करने के लिए किया जाए कि हाँ ये चीज होती है और ऐसे होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब साइंस को विशेष तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिक्स है, जैसे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। वहीं जूलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर देखते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स है। वहीं केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल और बायोकेमिस्ट्री जैसी चीजें देखने को मिलती। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही, इसके
इसके और भी अंदर अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। आज हमको और आपको हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुरुआत करनी है, दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी को पढ़ने की। ध्यान से समझेंगे। यदि मैं आपसे बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या होता है, ध्यान से समझना। कोई भी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसके अंतर्गत हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं। ये जीवित प्राणी अपने आसपास के पर्यावरण, आसपास के माहौल से कैसे एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं, उनके साथ कैसे उनका संबंध होता है, वो किस तरीके से उनसे कोई चीज प्राप्त करते हैं, कैसे उनका उपयोग करते हैं और वापस रिटर्न में उनको क्या चीजें देते हैं, किस तरीके से देते हैं, इन सब की यदि सिस्टमैटिक व्यवस्थित तौर पर यदि अध्ययन किया जाए तो उसे हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन की व्यवस्थित तौर पर यदि हमने स्टडी की, उसका अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया, तो ऐसे समय पर हम उसे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। इस जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने बहुत सारी अलग अलग सब ब्रांचेस के बारे में जानना है। यहां से समझ में आएगा, यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस भी तैयार होना शुरू होते हैं। ध्यान से समझना है आपको। यदि सबसे पहले मैं बात करता हूं तो आती है बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ध्यान से समझना, ऐसे विज्ञान जो कि वनस्पतियों, पादपों, पेड़ पौधों से संबंधित है उसे अपन बॉटनी कह करके बुलाते हैं। इसके अंदर भी सब ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? जैसे यदि अपन बात करते हैं पैलिनोलॉजी, जैसे परागकरण, परागण विज्ञान मतलब जो पराग का अध्ययन होता है, पॉलेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। वैसे ही फाइकोलॉजी, शैवाल मतलब एल्गी का स्टडी कहलाती है। वहीं फाइटोपैथोलॉजी मतलब प्लांट्स की पैथोलॉजी, प्लांट से होने संबंधित होने वाले डिसीजेस के बारे में यदि अपन स्टडी करते हैं तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। वहीं प्लांट फिजियोलॉजी यदि की बात करते हैं तो प्लांट का जो शरीर होता है, जो प्लांट की जो संरचना है, उसके शारीरिक क्रियाओं के बारे में यदि अपन को पढ़ना है तो प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। वहीं एस्ट्रोबॉटनी क्या कहलाता है? यदि अंतरिक्ष में किसी भी पादप को, पेड़ पौधे को, हर्ब्स को, श्रब्स को या फिर कोई भी पेड़ से संबंधित चीजों को वहां ले जा करके यदि उन पर अध्ययन किया जाए तो उसे एस्ट्रोबॉटनी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी के अंदर की। जोलॉजी मतलब प्राणी शास्त्र, मतलब प्राणियों से संबंधित जितने भी अध्ययन होंगे वो सब के सब जूलॉजी के अंदर। इसकी जो सब ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी? जैसे कार्सिनोलॉजी कहलाता है, जैसे कर्कट विज्ञान जो होते हैं, जो कीट वगैरह के विशेष तौर पर जो ऑर्थोपोडास जैसी चीजें होती हैं, इनके यदि विज्ञान की बात करते हैं, है ना, जैसे क्रस्टेंसियंस की बात करते हैं तो ये कहलाता है स्टडीज। एथनो, उनका आचरण कैसा, उनका बिहेवियर होता है एक दूसरे के साथ, जो जैसे कई बार पैरासिटिक टाइप के ये होते हैं, स्पीशीज होते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, कैसे कैसे निर्भरता होती है, परस्पर संबंध कैसे होते हैं, इन सब के बारे में भी यदि अपन बात करते हैं तो एथोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है ना। यदि अपन ह्यूमन बिहेवियर के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, एनिमल्स का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है आपस में, हम अपने पर्यावरण की बात कैसे करते हैं, तो ये सब एथनोबायोलॉजी के अंदर भी आता है। एक चीज और आ जाती है जैसे एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, विशेष तौर पर सारे कीट के बारे में यदि बात करेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वो सब क्या आ जाते हैं? आपके एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। वहीं यदि अपन बात करते हैं जैसे हर्पेटोलॉजी, तो ये क्या होती है? जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं, जैसे सरीसृप या उभयचर जो होते हैं, उनके विज्ञान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो उसको हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वहीं जो आपकी एक्थाइलॉजी कहलाता है वो फिशरीज से संबंधित चीजें होती हैं, मीन विज्ञान से चीजें होती हैं। जैसे मेलेकोलॉजी जो होती है वो आपके मोलस्कस से संबंधित स्टडी होती है। वहीं मैमलोलॉजी कहलाती है, स्तनधारी से संबंधित विज्ञान, उनके बारे में स्टडीज को अपन बोलते हैं मैमलोलॉजी। वहीं यदि ऑर्थेनोलॉजी की, ऑरिनोलॉजी की बात करते हैं, ऑर्निथोलॉजी, तो ऐसे समय पर हम उसको पक्षी विज्ञान के तौर पर जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ये भी, इनसे भी और बहुत ज्यादा हैं। ध्यान से समझना, ये सब ब्रांचेस और भी हैं संख्या में, है ना। और इन सब के डिस्क्रिप्शंस आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे जो कि हमारे एप्लीकेशंस पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। प्ले स्टोर्स में जा करके आप वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी और डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमारे लिंक में दे दिए गए हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो विज्ञान होता है, उसके अंदर जैसे बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु से संबंधित, पैरासाइटोलॉजी वो क्या होते हैं, पैरासाइट मतलब परजीवी से संबंधित विज्ञान, वायरोलॉजी विषाणुओं से संबंधित विज्ञान, वहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होता है वो आणविक जीव से संबंधित विज्ञान कहलाता है, मॉलिक्यूल से संबंधित विज्ञान। वहीं माइकोलॉजी जो कहलाता है वो कवक विज्ञान होता है, फंगाई से संबंधित स्टडीज को बोलते हैं अपन माइकोलॉजी, है ना। तो इस तरह के सवाल आपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखे होंगे और जो आप टेस्ट पेपर्स लगाते हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। एक बार बस हम यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं ताकि धीरे 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 वो सेटअप बन जाए और आप ये लगातार पूरी वीडियो देख करके कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, एनाटोमोलॉजी यदि बात करते हैं तो शरीर की रचना से संबंधित ये विज्ञान होता है ना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, जैविक सूचनाओं के बारे में बात करता है ना, जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको सिस्टमेटिक अरेंज करना, उनसे उनको डेटा को कलेक्ट करके सिस्टमेटिक अरेंज करके उनसे डेटा से कई सारी क्वेरीज को सॉल्व करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो से संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित जो उसके लॉज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उन सब का उस तरीके से इस्तेमाल करना, उपयोग करना कि वो जो है उनका उपयोग से कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स बन सकें, कुछ नई ऐसी टेक्निक्स बन सकें जो कि मानव सभ्यता के विकास के लिए और अधिक लाभकारी हो सकेंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अनुप्रयोगिक रूप होता है बायो का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जैसे पैथोलॉजी या जो आपकी पैथोबायोलॉजी कहलाती है, दोनों ही एक से संबंधित हैं, रोग से संबंधित हैं, रोगों के डायग्नोस्टिक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रोग विज्ञान कहलाता है। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूँ फिजियोलॉजी, तो शरीर की बनावट, उसकी संरचना, उसकी क्रिया, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। फिर इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान के नाम से भी अपन जानते हैं। वहीं एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण से संबंधित विज्ञान को अपन बोलते हैं। टेरेटोलॉजी जो होता है वो विकृति से संबंधित, एबनॉर्मेलिटीज यदि किसी तरह की होती हैं, विकार आ जाते हैं शरीर में, तो उनसे संबंधित जो साइंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम और आप मिलकर के पढ़ेंगे बायोलॉजी के अगले हिस्से में, और अगले हिस्से में हम और आपको शुरुआत करनी है किसके बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते। कई बार बच्चों को इस तरह की समस्याएं आती हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है वो हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, हमारी तैयारी पूरी तरह हमने कर ली है, परंतु आखिरी 10 दिन बचे हैं सर एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसे समय पर हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से, हमारे पास रिवीजन के लिए हमारे पास कोई स्टफ नहीं है, तो हमको कहाँ से रिवीजन करना चाहिए, इस तरह के कोई वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं क्या? तो इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्रेजी जी की ट्रिक आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आया है, जिसे हम 100 आवर्स जनरल स्टडीज के नाम से जान रहे हैं। हमारे अक्षय सर द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। ये इस पर्टिकुलर कोर्स में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, स्ट्रेटेजी के सभी कुछ कवर है ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से। तो यदि आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो यदि रिवीजन सेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो केवल और केवल 100 आवर्स में आप चाहें, मतलब 10 दिन के आखिरी बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इस कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। चलिए, जब हम बायोलॉजी की डिटेल्ड स्टडी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है सेल, दैट इज कोशिका। अब हमको कोशिका के बारे में पढ़ना है, डिटेल में हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर सेल होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कितने प्रकार के इसमें कोशिकांग होते हैं, कैसे इसकी खोज हुई, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर कोशिका चक्र के बारे में जानेंगे, अलग अलग तरह की क्रियाओं के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इसमें मियोसिस, माइटोसिस जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल को पढ़ने की, है ना। चलो ध्यान से समझना, सेल यदि कोशिका के मैं आपसे बात करता हूं तो सेल या कोशिका इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन की, यदि किसी भी जीवित प्राणी की मैं बात करता हूं तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के तौर पर देखा जाता है कोशिका को। तो ऐसा क्यों कहा हमने कि यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है? तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझना शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यदि मैं आपसे बात करता हूं किसकी,
हम यदि बात करते हैं संरचनात्मक, हमने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया या फिर स्ट्रक्चरल क्यों बोला, ध्यान से समझना। जब भी अपन सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है सेल, है ना। बायोलॉजी में कोई भी जीवित यदि प्राणी है तो उसके अंदर सबसे छोटी चीज है सेल, और कई सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वही ऊतक का निर्माण करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कई सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, है ना, अंगों का निर्माण करते हैं। कई सारे अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो वही ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। वही क्या कहला जाता है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब तंत्र बन जाता है। और उसी के बाद कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके यदि एक ही शरीर के अंदर कार्य करते हैं तो वही कहलाता है ऑर्गेनिज्म, है ना। उसी को हम ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, जीवित प्राणी के तौर पर जानते हैं। इसका मतलब साफ है कि किसी भी जीवन की सबसे छोटी, सबसे संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो कोशिका ही है, वो सेल ही है। दैट्स व्हाई वी सेड कि कोशिका जो है वो, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम बात करते हैं कि वाई वी सेड कि क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो है वो सेल ही है किसी भी जीवन की। ऐसा क्यों बोला, तो ध्यान से समझना। हमारे शरीर में यदि कोई भी जीवन है, यदि कोई जीवित प्राणी है, तो उसके अंदर क्या क्या बातें, अपन क्या क्या फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर धीरे 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 विकास हो रहा होता है ना, पहली चीज। दूसरी बात यदि मैं आपसे बात करता हूं तो दूसरी बात ये होती है कि वो उसके अंदर आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो पोषक तत्व हैं, वो विघटित होते हैं और उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और यदि मैं आपसे तीसरी बात करता हूं तो वहां पर उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है रिप्रोडक्शन की, मतलब वह अपने ही जैसे कई सारे अन्य जीवों को उत्पन्न कर सकता है। तो मतलब यदि ये तीन खूबियां किसी भी जीव के अंदर हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह जीवित है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यदि मैं इन तीनों की ही बात कर रहा हूं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसके विकास की बात करूं, तो भी अल्टीमेटली ये सब होता कहां है, कोशिका में ही होगा। हम और आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि यहां पर मियोसिस और माइटोसिस जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके जरिए जो एक कोशिका है, जो एक सेल है, वो विघटित होता है, वो डिवाइड होता है और नए प्रोजेनीज का या नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो उसके जरिए ही धीरे 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 हमारा शरीर जो है वो छोटे से धीरे 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 विकसित होता होता बड़ा बनता है। वैसे ही सभी जीवों के साथ होता है ना। इसके बाद यदि अपन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वहीं पर ये ऊर्जा जो होती है, जो केमिकल एनर्जी है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब साफ है, यहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन जो रेस्पिरेशन है, जिसको अपन इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो किस में बन रहा है, वो किस में हो रहा है, अल्टीमेटली कहां हो रहा है, सेल में ही हो रहा है। उसके बाद जब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो फिर वही वाली बात आ जाती है, मियोसिस और माइटोसिस के जरिए ही तो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना। तो इसका मतलब साफ है, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जितनी भी क्रियात्मक इकाई, इसलिए बोला क्योंकि लाइफ के लिए जो फंक्शनैलिटीज होती, जितने भी फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रदर्शित होते हैं, जिसके जरिए आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करते हो, वो किस में हो रहा है, वो अल्टीमेटली हो रहा है कोशिका में ही, सेल में ही। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है वो किसी भी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, दोनों होता है, याद रखना, है ना। इस तरह के सवाल देखे जाते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर किससे इसकी शुरुआत हुई, कैसे सबसे पहले किसने खोजा, कहां से हमको डेटा मिलता है कि ये कोशिका कहलाया, नाम किसको, किसने सबसे पहली बार सेल दिया, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो ध्यान से समझना, 1665 में, 1665 में सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक, यह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को देखा। तो सबसे पहली बार सेल को विजुअलाइज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है रॉबर्ट हुक। याद रखना, वो रॉबर्ट हुक हैं। सेल की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक, ध्यान रखना। इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं तुमको बताता हूं।
ओक पेड़ की छाल से बना हुआ एक कॉर्क है। जैसे बॉटल के ऊपर ढक्कन, पुराने समय में ऐसा होता था ना, कॉर्क लगा होता था ढक्कनों के ऊपर, है ना, ढक्कनों की जगह हम आप क्या यूज करते थे उस समय, कॉर्क यूज करते थे। जैसे आपने चैंपियंस की बॉटल्स वगैरह में देखा होगा कि उसके ऊपर कॉर्क होता, सेम वैसे ही कॉर्क था। उस कॉर्क को काट करके ये क्या देख रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने तैयार किया था जो अलग अलग लेंसेज, ग्लास बॉटल्स के अलग अलग ग्लासेस से मिलकर के बना हुआ था, और उसके अंदर ये विजुअलाइज कर रहे थे अलग अलग चीजों को। जैसे इन्होंने कॉर्क को विजुअलाइज किया तो उनको एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकृति उनको देखने को मिलती है। और उसमें समझ में आता है इनको कि ये जो छत्ते नुमा आकृति यहां पर जो दिखाई दे रही है ना, यदि मैं आपसे बात करता हूं ये कुछ इस तरह का जैसे उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार इसके अंदर जितने भी ये अलग अलग हिस्से हैं, ये जितने भी घर बने हुए हैं, ये सब अपने आप में परिपूर्ण है, ये सब एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में ही क्या है, आत्मनिर्भर है। मतलब ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। इसीलिए उन्होंने इसको अलग, एक चीज को, एक हिस्से को, एक घर को क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया सेल। तो पहली बार कोशिका शब्द, पहली बार सेल शब्द कहने वाले व्यक्ति कौन है, सेल कहने वाले व्यक्ति जो है वो रॉबर्ट हुक ही हैं। तो सेल को सेल पहली बार किसने कहा, रॉबर्ट हुक ने कहा। पहली बार देखा किसने, रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में देखा, तो 1665 में देखा। अगले हिस्से में चलते हैं। इसके बाद आते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1674 में। 1674 में पहली बार एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक आते हैं, और ये पहली बार सजीव कोशिका, जीवित कोशिका को देखने वाले व्यक्ति हैं। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या देखा था, मृत पेड़ की जो छाल थी उसके कॉर्क में देखा था, तो वो सेल कैसे हो गए, वो डेड थे। तो डेड सेल को पहली बार विजुअलाइज किया था रॉबर्ट हुक ने, परंतु पहली बार अलाइव सेल को, जीवित कोशिका को देखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पहली बार जो सेल है उसको जीवित तौर पर देखने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हमेशा ध्यान रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार जो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सूक्ष्मदर्शी जो है इन्होंने ही बनाया था। तो पहली बार माइक्रोस्कोप के जनक भी किसको कहा जाएगा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाएगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा गया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को ही कहा गया। पहली बार बैक्टीरिया को देखने वाले व्यक्ति ही यही थे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। और पहली बार प्रोटोजोआ को देखने वाले व्यक्ति भी कौन थे, यही एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ही थे। तो याद रखना, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है किनको, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को। ये क्या कर रहे थे, ये असल में एक पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में बैक्टीरिया की खोज कर रहे थे, और उसी वक्त इनको एक लिविंग सेल देखने को मिल गया। वो बैक्टीरिया तो नहीं था, परंतु इनको समझ नहीं आया कि ये है क्या। फिर उन्होंने जब और रिसर्च वर्क करी, थोड़ा और खोजा, तो इनको पता चला अच्छा ये सेल है, और वो भी अलाइव सेल, जीवित कोशिका थी। ठीक, इसके बाद की बात यदि मैं आपसे करता हूं, तो इसके बीच में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, जो अलग अलग कोशिकांगों के बारे में बताते हैं, अलग अलग सेल के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताते हैं कि ये बस यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, आती हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, इस बीच में। बट उसके बाद जो बहुत अहम चीज है वहां तक अपन चलते हैं। 1838 में और 1839 में दो लोग आएंगे। ध्यान रखना, सिर्फ थोड़े से कुछ महीनों का ही फर्क है। 1838 और 1839 में ही ये दो लोग आएंगे। पहले होंगे जैकब मैथियस स्लेडन और दूसरे होंगे थियोडर स्वान। याद रखना, यदि मैं आपसे स्लेडन की बात करता हूं तो ये एक साथ एक ही समय पर ये दोनों लोग काम कर रहे थे। कौन, थियोडर स्वान और मैथियस स्लेडन, ये दोनों ही एक साथ काम कर रहे थे कोशिकाओं पर, परंतु नियति को ऐसा करवाना था ना, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, ना एक ही यूनिवर्सिटी में थे, बिल्कुल अलग अलग जगहों पर थे। परंतु एक ने काम किया पादप कोशिकाओं पर और एक ने काम किया जंतु कोशिकाओं पर। मतलब स्वान ने काम किया एनिमल सेल पर, और जो आपके स्लेडन है उन्होंने काम किया प्लांट सेल पर।
कैसे याद रखोगे, ध्यान से समझना। एक चीज याद रखेंगे, स्वान, संस्कृत में स्वान अपन डॉग को बोलते हैं, ठीक है। तो डॉग क्या है, एक जंतु है, बस इससे याद रखना, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक। तो स्वान के जरिए आप याद रख सकते हो कि जंतु कोशिकाओं पर किसने काम किया था, वो काम किया था थियोडर स्वान ने। एक चीज याद रखोगे, दूसरी अपने आप याद रहेगी। तो स्लेडन किस पर काम कर रहे थे, प्लांट सेल पर काम कर रहे थे। पहले पेपर इन्होंने पब्लिश किया, पहले जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया वो मैथियस स्लेडन के द्वारा किया गया, और फिर उसके बाद कुछ ही महीनों बाद ही थियोडर स्वान ने भी एक पेपर पब्लिश किया। जब इन दोनों के रिसर्च पेपर्स को बायोलॉजिस्ट ने देखा तो इनको पता चला कि अरे इनके पेपर में तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, मतलब इन्होंने जो रिजल्ट के तौर पर लिखा हुआ है लगभग लगभग सेम चीजें ही इन्होंने भी लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पादप और जंतु कोशिकाएं जो हैं वो बहुत हद तक सिमिलैरिटीज को लिए हुए होती हैं, और इन्होंने जो चीज बनाई उन लिखित तौर पर जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए वहां पर यह चीज समझ में आई, और उसको एक साथ रख करके क्या बना दी गई, सेल थ्योरी बना दी गई। इनके द्वारा लिखे गए सिद्धांतों को, इनके द्वारा लिखी गई थ्योरीज को एक जगह पर संग्रहित किया गया और उसे क्या कहा गया, सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। अभी देखो ध्यान से क्या क्या बातें थी। सेल आर दी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ध्यान रखना। इन्होंने बोला सेल जो है वो किसी भी जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये किसने बताया, दोनों के ही कॉमन पोस्टुलेट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस जगत में, वो सब के सब कोशिका से ही मिलकर के बने हैं। तो कुल मिलाकर के ये दो चीजें थी जो कॉमन थी। अब देखो ध्यान से समझना, इस सेल थ्योरी को क्लासिकल सेल थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि इसका कुछ लोग क्रिटिसिज्म करने लग गए, कुछ बायोलॉजिस्ट इसको अपोज करने लग गए। उन्होंने ये बोला कि देखो ये सेल थ्योरी कुछ हद तक तो ठीक है कि आपने ये बता दिया है कि कोशिका होती क्या है, आपने ये भी बता दिया कि कोशिका करती क्या है, परंतु ये नहीं बताया कि कोशिका आई कहां से। तो कोशिका की उत्पत्ति के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं, सेल की जो ओरिजिन है उसके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी पब्लिश हुई है ये सेल थ्योरी अधूरी है, इसीलिए इसे क्लासिकल सेल थ्योरी मतलब प्रिमिटिव सेल थ्योरी के तौर पर देखा जाने लग गया। बात समझ में आई। और बाद में फिर इसके बाद अब इस कमी, ये तो कमी थी कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बता दिया गया कि कोशिका क्या करती है, ये बता दिया कि कोशिका होती क्या है, मगर ये बताया ही नहीं कि आखिर कोशिका आई कहां से। तो थ्योरी कैसी, ओरिजिन तो बताना पड़ेगा, ठीक बात है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं रुडोल्फ वर्चोव। कब आते हैं, 1855 में, ध्यान रखना 1855 में रुडोल्फ वर्चोव आते हैं और ये बढ़िया सा एक स्टेटमेंट देते हैं। एक स्टेटमेंट ये बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। जैसे ऐसे कुछ बाबा जी लोग होते हैं ना, है ना, उनके पास पहुंचो अपनी समस्याएं लेने के लिए लेकर के कि बाबा जी हमको ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समय पर हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब पता चला बाबा जी को ही कुछ पता नहीं है कि क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, तो बाबा जी ना संस्कृत में कुछ श्लोक याद कर लेते हैं ये लोग, है ना, और कुछ ऐसी चीज बोल देते हैं या कुछ ऐसे शब्द बता देते हैं, बोल देते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आप बाबा जी के पैर पड़ के चले आते हो, हाँ हाँ बाबा जी बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही बोला। बस इन्होंने भी वही चीज करी। क्या बोला इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। कितनी बढ़िया बात बोल दी, ठीक। अभी देखो इसका मतलब होता है प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही हुआ है, मतलब पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्होंने ये प्रक्रिया बता दी कि कैसे बनता है, मगर असल में ये नहीं बताया कि पहली बार आलू आया कहां से। आलू मतलब, मेरा मतलब समझ गया ना, जैसे यदि कुछ लोग ऐसे जानते हो, यदि किसी के घर में आलू की खेती होती होगी तो उनको पता होगा कि यदि आलू की खेती करनी है तो ऐसे समय पर पहले से मौजूद आलू को काट करके यदि उसको जमीन में गड़ा दिया जाए तो उससे ही और भी बहुत सारे आलू बन जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूं, अल्टीमेटली पहली बार आलू कहां से आए ये पता नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने ओरिजिन के बारे में ये जरूर डिस्क्लोज कर दिया, उन्होंने ये जरूर बता दिया कि पहली बार किस प्रक्रिया के जरिए एक पहले से मौजूद कोशिका से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये इसके बारे में किसने बता दिया, रुडोल्फ वर्चोव ने बता दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या डिफाइन हो गया, ओरिजिन हमको मिल जाता। तो इसका मतलब साफ है, जब उत्पत्ति के बारे में पता चल गया है ना कि सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ है वो सेल का, वो कहां से हुआ, पहले से मौजूद सेल से ही होता है। तो इस
कारण से फिर एक नई सेल थ्योरी सामने आती है जिसको कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। याद रखना ये सेल थ्योरी क्या कहलाई, मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ठीक, और इसीलिए पिछली वाली सेल थ्योरी को क्या नाम दे दिया गया, क्लासिकल सेल थ्योरी बोल करके बुला दिया गया। ठीक है, अब इसी मॉडर्न सेल थ्योरी में और भी चीजें धीरे 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 बनती चली गई, और भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, है ना, अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेवलप होते चले गए, जैसे सैम और टेम। सैम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसे जो अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। तो हमको कोशिकांगों के बारे में भी पता चल गया, कोशिका के बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं, वो क्या क्या काम कर सकती है, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पता चलता चला गया, और ये नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स बढ़ते चले गए। और फिर उसके बाद इसी कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इस तरीके से 7 अलग अलग पोस्टुलेट्स यहां देखे जाने लग गए। पहला पोस्टुलेट कहता है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसके बारे में डिटेल में समझ लिया। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब के सब किससे बने हैं, वो सेल से ही बने। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू दी सेल डिवीजन। कुल मिलाकर के कोशिका में ही होने वाले विभाजन प्रक्रिया के कारण ही नव कोशिकाओं का निर्माण होता है, न्यू सेल्स का ही ओरिजिन होता है, जनरेशन होता है, ऑल बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। सेल कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए, कुछ हेरिडेटरी सब्सटेंसेस को लिए हुए होता है सेल। कोशिका के अंदर कुछ ऐसे अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिनको अपन डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी एक ट्रेट को, जो आपकी जो नेचुरली दिखने वाली जो फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स को, उन प्रॉपर्टीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। सेल इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर स्पीशी हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो सिमिलर स्पीशी होगा, यदि ह्यूमन बीइंग है तो उसके जो कितनी भी जनरेशंस होंगी, या दूसरा कोई प्राणी होगा यदि वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो 100% उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो सेम ही रहेगा। मगर इस बात का ध्यान रखना, किसी सेल, यदि मान के चलो किसी एक प्राणी का ब्लड सेल लिया जाए तो दूसरे प्राणी का भी ब्लड सेल ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उसके मस्कुलर सेल से उसके ब्लड सेल को कंपैरिजन करने लगो, है ना। ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, याद रखना, ये एक लॉ कहलाता है कंपैरिजन का। ऑल एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन दी सेल, जितनी भी एनर्जी का संचार होता है, जितनी भी ऊर्जा का संचार होता है, वो सब किसके अंदर ही होता है, कोशिका के अंदर ही होता है। वही उत्पन्न करती, वही उसको उपयोग करती है। इसके बाद जब अपन बात करते हैं द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन एक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, प्रत्येक कोशिका के अपने 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 कार्यों के उपरांत ही किसी मनुष्य के द्वारा एक बड़े कार्य को सिद्ध किया जाता है। यदि कोई भी एक बड़ी प्रक्रिया, एक लॉन्ग प्रोसेस यदि किसी के शरीर में हो रही है, किसी भी जीव जंतु के, अब वो पादप भी हो सकता, वो जंतु भी होता, ध्यान रखना, है ना। तो ऐसे समय पर अल्टीमेटली होता क्या है, उसके पीछे कार्य कौन कर रहा होता है, कोशिका ही कार्य कर रही होती है। मतलब छोटे 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 अलग अलग कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं और उससे एक बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। इस तरह से ये अलग अलग 7 पोस्टुलेट्स बन करके आते हैं, किसमें, कोशिका सिद्धांत के अंदर। याद रखना, मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर इतने अलग अलग पोस्टुलेट्स देखने को हमको मिलते हैं। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। देखो ध्यान से समझना, मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये मैराथन क्लास है और इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म करने हैं, है ना। और ये एक रिवीजन सेशन जैसा भी हो जाएगा आपके लिए। चलो अभी देखो ध्यान से, जब भी मैं आपसे कोशिकाओं के प्रकार की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ सेल की बात करता हूं, तो हम अलग अलग तरीके से उनको देखते हैं। यदि हम देखते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं के तौर पर, तो भी एक प्रकार से हम उसका विभाजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके विकास या उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी संरचना के आधार पर यदि देखा जाए तो भी हम उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं यूकैरियोटिक और कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो दोनों तरीकों से ही अपन पढ़ना शुरू करेंगे। जब भी मैं आपसे बात करता हूं सेल टाइप की, तो मैंने आपको बताया 2 आधारों पर अपन अलग अलग तरीके से उनमें विभाजन करते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है।
मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर के आधार पर हम दो तरीके के देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानते हैं। और यदि अपन जीव जंतु के आधार पर देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के आधार पर अपन इनको विभाजन करते हैं, इनमें डिफरेंस देखते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरह की कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम और आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। सबसे पहले जब अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है विकास की। यदि मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पूर्णतः विकसित नहीं होते, और यूकैरियोटिक जो होते हैं उसके अंदर के सारे कोशिकांग पूरी तरह विकसित होते हैं। अब देखो इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि कभी ये जो प्रोकैरियोटिक हैं ये अपने जीवन काल में धीरे 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 विकसित होकर के यूकैरियोट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल ही बने रहेंगे। इनसे बनने वाले जो नवनिर्मित कोशिकाएं होंगी वो भी हमेशा प्रोकैरियोटिक ही रहेंगी। तो मतलब दो तरह के सेल हो गए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिकांग पूर्णतः विकसित नहीं होते, कुछ कुछ इनमें कमियां रह जाती हैं, जैसे झिल्ली नहीं होती, जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूद ही नहीं होती। परंतु यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह पूर्णतः विकसित होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी अपन बात करेंगे इस तरह के यदि डिटेल्ड आंसर्स कभी लिखने होंगे, जब भी कोई यदि किसी तरह का कोई डिफरेंस लिखने को आता है, हमेशा बेसिस के साथ ही डिफरेंस लिखें। इससे इसको लिख पाना, समझ पाना आसान हो जाता है। जितना सरल आप अपने आंसर को अपने एग्जामिनर के लिए बनाएंगे उतना ही ज्यादा नंबर गेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। देखो ध्यान से, सबसे पहले यदि मैं नाभिक या फिर न्यूक्लियस के बारे में बात करता हूं, केंद्रक के बारे में बात करता हूं, ध्यान रखना यहां पर मुझे सही शब्द केंद्रक कहना चाहिए। यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस ही नहीं होता, है ना। ध्यान रखना, यदि यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, केंद्रक नहीं होता, तो ऐसे समय पर यदि विशेष तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या होता है, इसीलिए कहा गया, क्यों कहा गया अभी मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से समझना, यहां यदि मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो इधर देखो, आप इस वाली जगह पर आपको ये कुछ ऐसे हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा होगा, डीएनए दिखाई दे रहा है ना। परंतु क्या ये एक झिल्ली से बंधा हुआ होना चाहिए था, ये झिल्ली के अंदर पैक होना चाहिए था, परंतु ऐसी कोई झिल्ली नहीं है। अब जब ये झिल्ली नहीं है तो ऐसे समय पर ये क्या हो जाता है, ये इसको अपन एक इकाई के तौर पर बोल नहीं सकते, हम इसे एक इकाई बुला नहीं सकते। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसे कहा गया कि यहां पर कोई तरह का केंद्रक होता ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो हां यहां पर एक झिल्ली में बंद एक न्यूक्लियस होता है, एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियोइड पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, मगर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो कोशिकांग है वो कहलाता है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड तो होता है, डीएनए होता है, परंतु यदि इसके अंदर बात करूं तो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अलग, अब यदि मैं आपसे बात करता हूं सारे ऑर्गेनेल्स की, तो इनके ऊपर झिल्ली बद्ध नहीं होते। ये जितने भी कोशिकांग हैं ये झिल्ली से बंद नहीं होते, इनके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। और इनके ऊपर, सभी के ऊपर न्यूक्लियर में, सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, किसी भी तरह की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, किसमें, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में ये बाउंडेड नहीं होते, मतलब जो कोशिकांगों के ऊपर जो झिल्ली होना चाहिए वो नहीं होती, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में होती है। डीएनए का स्ट्रक्चर की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर डबल स्ट्रैंडेड लूप या सर्कुलर तरह का आपको देखने को मिलता है, क्या, डीएनए। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर टाइप में आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का, और यहां पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होता है, बदलाव होता है। यदि मैं आपसे रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, प्रजनन की बात करता हूं, तो मुख्यतः प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिजन जैसे, मतलब यदि यूं कहूं कि जो समसूत्री विभाजन के तौर पर माइटोसिस जैसी प्रक्रियाएं इसके अंदर देखी जाती हैं, कैसी होती हैं। अब ये जो माइटोसिस होता है ना, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, और वहां पर यहां पर क्या होगा, लैंगिक प्रजनन आपको देखने को मिलता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर सेक्सुअल मिलेगा तो असेक्सुअल नहीं मिलेगा, यहां पर दोनों होगा, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरह का यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर सिर्फ असेक्सुअल टाइप का आपको प्रजनन देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यहां पर अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलेगा और यहां पर लैंगिक प्रजनन आपको देखने को मिल जाता है। यह बात ध्यान रखना, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दोनों देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक में, और इसी में माइटोसिस और मियोसिस दोनों देखने को मिलती हैं। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलेगी, समसूत्री विभाजन मात्र देखने को मिलता है। याद रहेगी बात, है ना। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो जैसे बैक्टीरिया और आर्किया किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक्स के। और वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं जैसे प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये सब किसका है एग्जाम्पल्स, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने बहुत सारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, जो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें से भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे यही रिप्रोडक्शन का एक सवाल बन जाए, कौन सा इसमें देखा जाता है रिप्रोडक्शन, कौन सा नहीं। इसके बाद माइटोसिस किस में होता है, मियोसिस किस में होता है, इस तरह के। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं तो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है ना, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं एक और यहां पर चीज आ जाती है, जैसे सेल वॉल। याद रखना, यदि मैं आपसे बात करता हूं सेल वॉल की, याद रखना यदि मैं आपसे सेल वॉल की बात कर रहा हूं तो प्रोकैरियोट्स में दोनों हैं तो दोनों में ही सेल वॉल पाई जाएगी, दोनों में ही सेल वॉल होती, मतलब सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती। मगर यूकैरियोट्स में केवल पादप कोशिकाओं में ही मुख्यतः क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, वो सब में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इस तरह के भी सवाल देखे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो चलिए अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हमको प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ना है ना। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में हमको डिफरेंस भी देखना है, पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्लांट सेल, यहां पर मैंने आपको डायग्राम के जरिए देखो, यहां पर न्यूक्लियोइड देखने मिल रहा है मगर मेम्ब्रेन आपको न्यूक्लियस नहीं मिल रहा। इसके बाद जो ऑर्गेनेल्स है वो भी पूरी तरह कैसे हैं, वो भी यूं ही विचरण कर रहे हैं, वो भी आराम से यूं ही घूम रहे हैं, कोई बाउंडेड सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है। ठीक, आपको फ्लैजिला और पीलिया 100% आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, पिलाए दिखेगा और फ्लैजिला जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेल वॉल आपको हर बार देखने को मिलेगी प्रोकैरियोट्स में। वहीं यदि यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो आपको मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। फिर यदि मैं आपसे बात करता हूं सारे कोशिकांग जो है वो भी एक झिल्ली से क्या है, बाउंडेड हैं, और जो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन्स हैं उनसे बंद हैं। ठीक, तो ये अलग अलग डिफाइंड हो सकते हैं। इसके साथ साथ सभी में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, तो ये पूर्णतः विकसित दिख रहा है, ये अर्धविकसित तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के आपको डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अगले हिस्से में हम देखते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, एक बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। चलो, जब हम बात करते हैं अलग अलग आधारों पर, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो एनिमल सेल्स के ऊपर ये अनुपस्थित होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। ठीक, वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं प्लांट सेल्स में तो मोस्टली ये पाई जाती है और किसकी बनी हुई होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक तो पाई जाती है और दूसरी चीज हो गई कि किससे बनी हुई होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या, सेल्यूलोज। याद रखना सेल्यूलोज क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कई सारे जब शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, है ना, तब जाकर के ये सेल्यूलोज बनता है। और कौन कौन से होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जैसे स्टार्च हो गया, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ये क्या हो जाते हैं, ये सब के सब आपके ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसमें से एक सेल्यूलोज से बनी हुई होती है प्लांट सेल की सेल वॉल।
इसके बाद अपन बात करते हैं आकार की। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय पर देखा गया कि ये गोलाकार के होंगे या फिर ये इररेगुलर शेप्स के देखने को मिलते हैं। वहीं यदि पादप कोशिकाओं की बात की जाए तो ये रेगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। याद रखना, रेगुलर होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, लगभग लगभग इनका आकार, इनका शेप, इनका साइज सेम होगा यदि एक ही सेल के, एक ही बॉडी के अंदर देखा जा रहा है तो। और ये कैसे होंगे? रेगुलर भी होंगे और रेक्टेंगुलर टाइप में मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं। इसके बाद यदि वैक्यूल्स की बात करता हूं, रिक्तिका की बात करता हूं, तो ऐसे समय पर यहां पर कई सारे नंबर ऑफ, एक से ज्यादा आपको क्या देखने मिलेंगे? वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे यहां पर यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वैक्यूल्स की संख्या जो है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। वहीं पर यदि मैं आपसे बात करता हूं एनिमल सेल में, एक दिखाई देगा परंतु बड़ा साइज का दिखाई देगा। यहां पर नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज्यादा होंगे परंतु छोटे 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 होंगे। तो बस इतनी बात है कि जो वैक्यूल्स होते हैं यहां पर इनकी संख्या कम होती है, एक होती है, थोड़ी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, परंतु मुख्यतः ये कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। वहीं यदि प्लांट की बात करता हूं तो क्या होगा? एक होगा मगर लार्ज होगा, बड़ा होगा साइज में। याद रखना, फिर बता रहा हूं, एक बार और बता देता हूं, एनिमल सेल्स में एक होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज्यादा हो सकते हैं, परंतु छोटे छोटे होंगे। वहीं यदि प्लांट सेल्स की बात करता हूं तो ये एक ही होगा, एक से ज्यादा बहुत बहुत रेयर होता है कि एक से ज्यादा देखने को मिल जाए, मगर इसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? सेंट्रियोल्स की। यदि बात करते हैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, परंतु यहां पर सभी में प्रेजेंट नहीं होते। केवल जो लोअर प्लांट्स होते हैं, निम्न पादप रूपों में होते हैं, है ना, उनमें ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट कब जरूरत होती है? जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाएं करनी हो तो, तब तो क्लोरोप्लास्ट की मतलब जरूरत है। ठीक, तो ऐसे समय पर एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता, मगर प्लांट सेल्स में ये पाया जाता है। और उसके ही कारण प्लांट जो होते हैं वह स्वतः अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यदि मैं बात करता हूं प्लांट सेल्स की तो यह फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने शरीर में ही स्वतः अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, जो स्वपोषी होते हैं, अपना ही भोजन स्वतः निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं। इस तरीके से हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच भी डिफरेंस देख लिया। बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि इतने मात्र से ही आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें हमने देखी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में अंतर समझ लिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी हमने अंतर स्पष्ट कर लिया। अब हमको जो डिस्कशन करना है वो हमको बात करनी है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कोशिकांग भी बोलते हैं, हिंदी में यदि कहूं तो इसे हम कोशिकांग कह करके बुलाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक एक ऑर्गेनेल्स को पढ़ने की। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे जिनसे मिलकर के कोशिका बनती है, उन्हीं को अपन बोलते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। अभी देखो, सेल ऑर्गेनेल्स एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, जिसके अंतर्गत किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग देखने को मिलते हैं। जैसे न्यूक्लियस की बात करता हूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं, गोल्जी एपरेटस की बात करता हूं, वैक्यूल्स की बात करते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, फिर लाइजोसोम्स की बात करते हैं, है ना। इस तरीके से हमको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि ये हमारे कोशिकांगों के तौर पर देखे जाते हैं। तो चलो एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करता हूं सेल मेम्ब्रेन की, जिसे अपन कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इससे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी हम इसे देखते हैं। ध्यान से समझना, इससे के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। सेल वॉल जो होती है वो पूरी तरह परमिएबल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में या फिर पादप कोशिकाओं के ऊपर देखी जाती है। क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं। कोशिका झिल्ली तो सभी में पाई जाएगी और वो सेमी परमिएबल होती है। ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है।
सेमी परमिएबल का मतलब क्या, ध्यान रखना, सेमी परमिएबल का मतलब मेरा यह है कि वो सभी चीजों को खुद में से पास होने नहीं देगी। ठीक, वो क्या करेगी, कुछ चुनिंदा चीजों को ही, है ना, कुछ चयनित किए हुए चीजों को ही अपने में से पास होने देगी। वो अलाउ करेगी कि हाँ ठीक है, तुम निकल जाओ और तुम मत निकलो। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान से समझना, बहस से शुरू कर रहा हूं। यदि मैं आपसे बात करता हूं कोशिका झिल्ली की, ठीक, कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन, यदि मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, उसको भी बता देता हूं मैं, यहां पर बना देता हूं दूसरे कलर से। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यदि ये क्या हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल की ऊपर की मेम्ब्रेन हो गई, और मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेड कलर की क्या दिख गई आपको, कोशिका भित्ति। ये है सेल वॉल, याद रखना, ये क्या है, सेल वॉल है। और ये अंदर वाली क्या है, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर वाली हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जब मैं आपसे बात करता हूं सेल मेम्ब्रेन, तो ये होती है सेमी परमिएबल, और ये फुल्ली परमिएबल होती है। ये पूरी तरह अपने साथ से चीजों को जाने देती है, परंतु ये क्या करती है, ये रिजिडिटी बना देती है, कठोर बनाती है, ठोस बनाती है उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, सेल वॉल उसको आकृति देती है, आकार देती है, और स्ट्रक्चर को मजबूत बना देती है, कठोर बना देती है, ठीक, सुदृढ़ता देती है। और वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। चीजें इससे पास होकर के यहां तक पहुंचती है, परंतु हर चीज इसके अंदर घुस नहीं पाती। मतलब यही डिसाइड करती है कि क्या कौन सा हिस्सा जो है वो सेल के अंदर जाएगा और क्या सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर समझ में आ गया। तो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन और भित्ति होती है सेल वॉल, ये याद रखना। ठीक, यदि मैं आपसे बात करता हूं वहीं सेल मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की, तो ऐसे समय पर ऊपर होती है सेल वॉल और नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। जब भी हम और आप सेल की स्टडी करते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, हमने देखा है अभी, है ना। तो जब भी अपन साइटो की बात करते हैं, जब भी शब्द आपको यह देखने को मिलेगा तो समझ जाना कि बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है सेल के बारे में। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी अपन सेल के अंदर देखते हैं, जैसे ही अपन कोशिका झिल्ली के अंदर देखते हैं, तो यहां पर एक प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक द्रव्य जैसा होता है यहां पर, और उसी को अपन कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल करके बुलाते हैं। सेल के अंदर भरा हुआ जो प्लाज्मा है, लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, जो कोशिका द्रव्य है, उसको अपन सेल के ठीक अंदर देखते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में ही जो है सारे ऑर्गेनेल्स विचरण कर रहे होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स रह रहे होते हैं। ठीक, इसी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको अपन ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, जिसको अपन क्या, किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है वो कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, यहां से सवाल आता है क्योंकि, अब सुनो ध्यान से, इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से भी बड़ा एक हिस्सा दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में, जिसको अपन बोलते हैं वैक्यूल्स। और एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये याद रखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होंगे, संख्या में ज्यादा होंगे परंतु छोटे छोटे होंगे। वहीं पादप कोशिकाओं में एक होगा परंतु बड़ा होगा। तो न्यूक्लियस से भी कई बार क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलता। याद रखना, इसको अपन भंडार गृह के नाम से भी जानते हैं, भंडारण कक्ष के नाम से भी जानते हैं, है ना, स्टोर रूम बोलते हैं। ध्यान रखना, ऐसा क्यों बोलते हैं, तो जो बचा हुआ भोजन होता है वो कहां रखा जाता है, इसी स्टोर रूम में। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं, यदि कोई कच्चा माल आया है और उसकी अभी आवश्यकता नहीं है कोशिका को, तो भी वो कहां रख दिया जाता है, इसी भंडारण कक्ष में रख दिया जाता है, मतलब वैक्यूल्स में रख दिया जाता है। इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, स्टोर रूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
आगे की बात करते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना, ये हमारे शरीर में होने वाले सभी सेल्स के अंदर ये मौजूद जो हिस्सा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे कोशिका के अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो वो वैक्यूल्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। यदि मैं आपसे न्यूक्लियस के बारे में बात करता हूं तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, द्विझिल्लीय बद्ध कोशिकांग है। इसके अंतर्गत कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है ना, कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इन अनुवांशिक पदार्थ के जरिए ही किसी भी एक जीव जंतु के जो ट्रेड्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, या जेनेटिक सब्सटेंसेस को अनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। याद रखना, डीएनए और आरएनए दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिर्फ डीएनए होगा, नहीं, ये आरएनए में भी क्या होता है, अनुवांशिक जानकारियां होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर कर देती हैं। न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। यदि मैं आपसे बात करता हूं, न्यूक्लियस इज ऑल्सो वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, प्रतिलेखन की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन भी यहां पर, ट्रांसक्रिप्शन भी देखने को आपको मिलता है, जिनके जरिए ही थोड़े मोड़े जो बदलाव आपको देखने मिलते हैं हर जंतु में, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। जो म्यूटेशन जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो भी कहां पर है, वो इसी के ही कारण होता है, इसी के अंदर होने वाले परिवर्तन के कारण होता है ना। इसके बाद यदि मैं आपसे न्यूक्लियोलस के बात करता हूं तो सेल के अंदर क्या ये पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। याद रखना, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक हिस्सा पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर यदि मैं आपसे बात करता हूं, यहां से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा नुमा आकृति की चीजें बाहर आ रही होती हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम्स। उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, या फिर क्रोमैटिन के नाम से भी अपन जान सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर यहीं पर पाए जाते हैं क्या, डीएनए और आरएनए। याद रखना, डीएनए और आरएनए जो होगा वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए कहां मिलेगा, आपको इसी हिस्से में मिलेगा, क्रोमैटिन्स में ही मिलता है। याद रखना, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो और ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उनसे ही मिलकर के बनता है, ठीक। आगे की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटीन है वो आरएनए के साथ मिल करके क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और फिर इससे बाहर आने की कोशिश करता है। ये पूरा न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, एनवेलप है, न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस के अंदर एक और हिस्सा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। उससे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागानुमा आकृति की चीजें बाहर आती हैं जिसको अपन क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। यदि इन्हीं की बात मैं आपसे करता हूं तो इन्हीं में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है ना। और यदि मैं आपसे बात करता हूं, इसी के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होता है वो आरएनए के साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, आरएनए के साथ जोड़ा बनाता है और फिर बाहर आने की कोशिश करता है। अब यदि मैं एक दूसरे स्ट्रक्चर के जरिए समझाने की बात करूं तो ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ठीक लगा हुआ एक स्ट्रक्चर, फोल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड हुआ अलग अलग हिस्सों में थैलानुमा आकृति का आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये इससे होता हुआ पोर्स होता है, यहां पर देखो न्यूक्लियर पोर्स, इस न्यूक्लियर पोर्स से बाहर आता हुआ कहां पहुंच जाता है, ये दोनों कहां पहुंच जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाते हैं, और यहां पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब यदि मैं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं ना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको अभी बताया कि ये कोशिका से ही जुड़ा हुआ एक ऐसा फोल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हिस्सा, जैसे कि यदि मैं यहां पर आपसे बात करूं जो हिस्सा, जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये क्या लगा हुआ है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हिस्सा
न्यूक्लियस के ज्यादा पास है वहां पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। और इन्हीं राइबोसोम्स की मौजूदगी के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। और जो हिस्सा दूर है वहां पर राइबोसोम्स नहीं होते और ये कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा हो जाता है किसकी मौजूदगी के कारण? ये राइबोसोम्स की मौजूदगी के कारण। परंतु स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते और इसीलिए ये राइबोसोम्स की गैर मौजूदगी के कारण ही क्या हो जाते हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर, देखो ध्यान से, यहां पर आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दिया, यहां पर क्या आपको देखने को मिल गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां जहां पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम्स, वो कहलाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जितने हिस्से में नहीं है उसको कहा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ? यहां पर दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए और यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया कहां होती है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। उसमें भी विशेष तौर पर पूछा जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। परंतु किसके कारण होती है? तो वो राइबोसोम्स के कारण होती है। फिर वो किसके कारण होती है? राइबोसोम्स के कारण आपको देखने को मिलती है। इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको। कहां पर होती है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। परंतु किसके कारण होती है? तो राइबोसोम्स के कारण होती है। ठीक, कौन सी प्रक्रिया? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया जो होगी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स की मौजूदगी के कारण होती है। ठीक है, तो यहीं पर ये होता है। अच्छा, इसमें भी विशेष तौर पर जगह पूछ ली जाए तो इस जगह को, ये जो फोल्ड है, इस जगह को कहा जाता है ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और इस ल्यूमेन वाली जगह पर मुख्यतः इसका जो मैक्सिमम पार्ट है पूरे सिंथेसिस, इसी संश्लेषण की प्रक्रिया का जो अधिकतम हिस्सा है वो इसी जगह पर संपन्न होता है, ल्यूमेन में होता है। वो जो फोल्ड है ना, जो ये जो यू टर्न यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, अब जब मैं आगे की बात करता हूं तो आपको यहां पर मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अपन ने कर ली। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर हो गया? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया। और किसके कारण हुआ? राइबोसोम के कारण हुआ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। याद रखना, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का संश्लेषण वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो पूछा गया सवाल है कि लिपिड्स का संश्लेषण कहां होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो जब भी अपन बात करते हैं, ये दोनों जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने, है ना, ये जो लिपिड्स के बाद जो बना, लिपिड संश्लेषण के बाद, और वहां पर यदि ये प्रोटीन संश्लेषण के बाद यदि मैं बात करता हूं तो ये बना, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ फिर किसको दे दिया जाता है? गोल्जी बॉडी को दे दिया जाता है। फिर ये गोल्जी बॉडीज जो हैं, ये गोल्जी बॉडीज के पास पहुंचते, ये गोल्जी एपरेटस के पास ये जैसे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है तो यहां पर पैकेजिंग होना शुरू हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है? प्रोटीन और लिपिड्स का परिवहन के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो प्रोटीन और लिपिड्स के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है गोल्जी तंत्र या फिर गोल्जी एपरेटस। याद रखना। इसके बाद जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर ग्लाइकोसिलेशन की प्रोसेस होती है। याद रखना, यहीं पर होती है कौन सी? ग्लाइकोसिलेशन की प्रोसेस। पूछा जाता है ये सवाल कि ग्लाइकोसिलेशन की प्रोसेस कहां होती है? तो यहीं होती है। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन और लिपिड्स जब आपस में मिलते हैं और उसके जरिए जब ग्लाइकोसिलेशन होने लग जाता है तो इस प्रक्रिया को कहां पर देखा जाता है? कहां होती है? तो गोल्जी एपरेटस में ही होती है। ये जिम्मेदार है, ये याद रखना। और इसको अपन ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांसपोर्टर? क्योंकि ये उसका परिवहन करता है। ठीक, परिवहन करने के कारण ही इसको अपन ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। ये पैकेजिंग और मूवर्स की तरह होता है। उसकी छोटे 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 पैकेज बना देता है इन दोनों फाइनल प्रोडक्ट्स के, और फिर उसके बाद इनको ट्रांसफर करना शुरू करता है। आप ट्रांसफर कैसे करेगा? ये गोल्जी एपरेटस के पास ही वेसाइकल्स होते हैं।
और ये वेसाइकल्स, ये देखा है ना, तो ये वेसाइकल्स को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है ठीक, और बोलता है कि जाओ अब पूरे कोशिकांगों में, अलग अलग कोशिकांगों में जहां जहां पर इस मुख्य भोजन की आवश्यकता वहां पर पहुंचा दो। तो ये जो वेसाइकल्स होते हैं ये हर जगह ले करके पहुंच जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स को, असली फूड को, भोजन को। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक, यहां पर एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। याद रखना, जो हमने पोषक तत्व खाए हैं उन्हीं पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी चीजें हैं, है ना भाई। भोजन में, भोजन से ही तो मिले पोषक तत्व। अब ये सारे पोषक तत्वों में से एक चीज जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके विभाजन प्रक्रिया जो रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से अपन जिसको जानते हैं, है ना, कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत दो तरह के ये होते हैं रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित वाला। तो ये जो ऑक्सीजन सहित वाला है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। और यहीं पर प्रोसेस होती है, सबसे पहली प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की। इसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद, ग्लाइकोलिसिस कहां हो गया था, साइटोप्लाज्म में, याद रखना, अभी अपन ने पढ़ा। और फिर उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बचा, है ना, वो बचता है पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड कहां आ जाता है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर वापस उसका विघटन शुरू होता है, और वहां पर प्रोसेस होती है दो। एक प्रोसेस कहलाती है जिसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, है ना। हंस क्रैब ने सबसे पहली बार इसकी खोज करी थी, इसीलिए अपन इसको क्या बोल करके बुलाते हैं, हम क्रेब्स साइकिल के नाम से ही जानते हैं। और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये दो प्रक्रियाओं से अधिकतम मात्रा में जो है, कुल जितने भी एटीपी बनते हैं उसकी अधिकतम मात्रा किसके अंदर बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ती है। इस पूरी प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा भी रुक करके, तो अभी समझ में आएगा आपको। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि 90% जो आपकी ऊर्जा है, एटीपी है, वो आपको कहां देखने को मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेंगी। दैट्स व्हाई वी सेड कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें देखी। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहां पर होता है, वो यहीं पर हो जाता है, ठीक। तो उसमें के अंदर मैंने बताया क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जैसी चीजें जो हैं वो किसके अंदर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखी जाती हैं। अब हम और आप बात करेंगे लाइजोसोम्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइजोसोम्स के बारे में। इसको हम रिसाइकलिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिसाइकलिंग सेंटर क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, एक विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है जिसका पीएच मान बहुत कम होता है। इसका पीएच मान कम होने के कारण जितने भी कोशिकांग खराब हो जाते हैं, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, या जो जो भी इसके लिए वेस्ट होता है, ये सबको अपने अंदर समावेशित कर लेता है, सबको अधिग्रहित कर लेता है और खा जाता है, पचा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसको तोड़ करके विभाजन कर देता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अब उसमें से जो बिल्कुल वेस्ट हो जाने वाली चीजें हैं उसको सेल के बाहर कर दिया जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है ना, स्क्रैप में भी जब अपन छांटते हैं तो कुछ चीजें काम की मिल जाती, तो ये वापस से उसको क्या कर देता है, वैक्यूल्स में भेज देता है कि लो, ये आगे की कुछ प्रक्रियाओं में कभी काम आ सकता है। तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर भी बोलते हैं। मतलब पहले वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर जाने से वो कहां जाता है, वो पहले यहीं जाता है, लाइजोसोम में जाता है। ये लाइजोसोम उसकी छांटा भी नहीं करता, उसको अलग अलग बाइफरकेट करता है। वो देखता है कि कौन सा काम का, कौन सा काम का नहीं, और जो नहीं वाला होता है उसको बाहर कर देता है सेल से, और जो काम का होता है उसको वापस रख लेता है रिसाइकल होने के लिए। इसीलिए इसको रिसाइकलिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक।
इसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं, इसके अंदर एक पाचक थैली भी इसको बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपके जो पदार्थ हैं, जो भोजन है, वो अल्टीमेटली आकर के कहाँ रहेगा, पचेगा। जो है अपशिष्ट पदार्थ जो विघटित होंगे, टूटेंगे, है ना, वो कहाँ होंगे, लाइसोसोम में। जो मृत हो गए या कमजोर पड़ गए जो कोशिकांग है, वो भी कहाँ चले जाते हैं, लाइसोसोम में ही चले जाते हैं, और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मगर इसके अंदर एक गंदी आदत होती। गंदी आदत क्या, इसकी आदत होती खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और एक समय ऐसा, मतलब जो लाओगे वो सब अंदर कर लेगा। अब ऐसे समय पर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये फट जाता है। यदि सोच करके देखो कि ये लाइसोसोम फट गया, तो इसके अंदर मौजूद जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसका पीएच मान बहुत कम है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, और पूरे सेल के अंदर फैल जाने के कारण सारे ऑर्गेनेल्स का पीएच मान क्या हो जाएगा, कम, और उसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस बात का याद रखना। तो 3 नाम है लाइसोसोम के, रिसाइकलिंग सेंटर, दूसरा पाचक थैली, और तीसरा सुसाइडल बैग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस बात का याद रखना जरूरी है आपको। ये देखो यहां पर दिखाई दिया, एक और नाम आपको दिखाई देता है स्कैवेंजर। वही मैंने आपको बताया, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको भी क्या कर देता है, नष्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्कैवेंजर्स करते हैं। तो ये वही वाली चीज है ना। तो जो अननेसेसरी पार्टिकल्स हैं उन सबको रिमूव करने का काम, उसकी छांटाबीनी करने का काम कौन है, कौन कर रहा है, वो यही कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है। इसीलिए इसको स्कैवेंजर के नाम से भी जानते हैं, सफाई कर्मी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपने 100% यदि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाए होंगे या प्रैक्टिस सेट्स भी लगाते होंगे तो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगले हिस्से में चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम्स की। ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, ये याद रखना, ये विशिष्ट कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। ये कब काम करती हैं, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। सेल डिवीजन के दौरान जब भी माइटोसिस मियोसिस जैसी प्रक्रिया हो रही होती है, विभाजन हो रहा होता है, तो उसमें एक प्रोसेस होती है पोलराइजेशन की। जब 2 अलग अलग ध्रुवों का निर्माण होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो ध्रुवों का निर्माण अपनी अपनी तरफ खिंचाव करना शुरू करता है। तो जब ध्रुवों का निर्माण होना शुरू होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो कौन करता है, वो यही सेंट्रियोल्स ही करते हैं, ये सॉरी सेंट्रोसोम्स कर रहे होते हैं। यही सेंट्रोसोम सबसे पहले 2 अलग अलग ध्रुवों में बढ़ते हैं और खिंचाव करना शुरू करते हैं और धीरे 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 करके एक बड़ी सी कोशिका धीरे 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 खिंचाव होते होते 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंट्रोसोम्स का काम क्या है, मुख्यतः यह काम करती हैं कोशिकीय विभाजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। अब हमें और आपको बात करनी है सेल साइकिल के बारे में, हमें डिस्कशन करना है। अभी तक में यदि किसी तरह का कोई डाउट आया हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। उसके लिए कुछ विशिष्ट क्लास, लाइव क्लासेस लगा दी जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आप अपने सारे डाउट सेशंस हमसे लाइव रह करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम और आप बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। देखो, कोशिका चक्र या सेल साइकिल की यदि पूरी प्रक्रिया की मैं आपसे बात करता हूं, तो सेल साइकिल या कोशिका चक्र जो है वो पूरे कोशिकांगों में धीरे 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 होने वाले विभाजन के उपरांत 2 नई निर्मित कोशिकाएं बनाने की पूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। बात समझ में आ गई। पूरे चक्र में, ये पूरे साइकिल में हर बार बनी हुई नवनिर्मित कोशिका दोबारा इसी पूरे फेजेस से होती हुई गुजरती है, और इन्हीं सारे चरणों से गुजरने के बाद वो फिर 2 नई निर्मित कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसके बाद ये अपने रास्ते वे फिर चक्र पूरा करेगी, और ये फिर से चक्र पूरा करेगी, फिर 2 बनेंगी, फिर ये चक्र पूरा करेगी, ये अपना चक्र पूरा करेगी, फिर 2 बनेंगी। तो मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से क्या बनती चली जाती है, कोशिकाओं का निर्माण होता चला जाता है। और बार बार क्योंकि हर कोशिका को इसी प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसे कोशिका चक्र के नाम से जाना गया। चलो, अब हम देखते हैं कोशिका चक्र के मुख्य हिस्सों के बारे में जानते हैं। ध्यान से समझना, यदि मैं कोशिका चक्र की बात करता हूं ना, सेल साइकिल की यदि अपन बात करते हैं, तो सेल साइकिल मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है
प्रोग्रेसिव स्टेज है ना, जिसको अपन इंटरफेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटरफेज के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा होता है डिवीजन फेज। दूसरा कौन सा हो जाता है? डिवीजन फेज, मतलब विभाजन का चरण। पहला हो जाता है इंटरफेज और दूसरा हो जाता है डिवीजन फेज। यदि अपन इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस के अंदर आपको 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हिस्सा हो जाता है G1 फेज, जिसको ग्रोथ 1 फेज के नाम से जानते हैं। दूसरा चरण होता है सिंथेसिस फेज और तीसरा चरण होता है G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, सिंथेसिस फेज, संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी अभी वहां पर इसकी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ 2 फेज को। फिर उसके बाद डिवीजन प्रक्रिया की यदि मैं बात करता हूं, विभाजन प्रक्रिया की बात करता हूं, तो उसके अंदर आपको 4 अलग अलग चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चरण कहलाता है प्रोफेज, फिर कहलाता है मेटा, फिर कहलाता है एना, और लास्ट में आता है टेलोफेज। याद रखना, प्रो, मेटा, एना, टेलो। तो इस तरीके से 4 अलग अलग चरण होते हैं किसके? डिवीजन के। ध्यान रखना, सेल साइकिल के मुख्यतः कितने डिवीजन, कितने हिस्से, कितने फेज? तो 2 फेज। पहला कहलाया इंटरफेज, दूसरा कहलाया डिवीजन फेज। इंटरफेज के अंदर भी 3 चरण। प्रथम चरण ग्रोथ 1 फेज, फिर सिंथेसिस और ग्रोथ 2 फेज। डिवीजन के अंदर भी कौन सा कितने चरण? 4 चरण, प्रो, मेटा, एना, टेलो। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रियाएं इस तरीके से होती हैं, है ना। यदि मैं आपको इनको संख्या के तौर पर बताऊं, है ना, कैसे कैसे होगी, तो ये होगी पहली, फिर होगी ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, और लास्ट में फिर साइटोकिनेसिस होगा। साइटोकिनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये अलग अलग चरणों से होता हुआ क्या गुजरेगा? पूरी सेल साइकिल गुजरेगी। अब देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या ऐसा ही है? देखो, ये पूरी जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, पूरे सेल साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरफेस कहलाता है। याद रखना, पूरे कोशिका चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? इंटरफेस है। देखो, यहां से शुरू हुआ और यहां तक चला, क्या चला? इंटरफेस चला। सबसे पहला कौन सा का? G1 फेज, फिर कौन सा? S1 एस फेज, और फिर कौन सा? G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? जीवन फेज में जो नवनिर्मित कोशिका है वो स्वविकसित होती है, धीरे 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 मैच्योरिटी गेन कर रही होती है, खुद विकसित हो रही होती है। बात समझ में आ गई? और इस इंटरफेस में से भी सबसे बड़ा फेज जो होता है वो एस फेज होता है। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, इस इंटरफेस का भी यदि सबसे बड़ा फेज पूछा जाए तो वो कौन सा है? एस फेज है, सिंथेसिस फेज। यहां पर जितने भी कोशिकांग है वो सब संख्या में डबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाएंगे, और मतलब कि डीएनए भी क्या हो जाएगा? डबल। हर चीज की प्रतिलिपि बन जाएगी, हर एक जस्ट नंबर में दोगुने हो जाएंगे। यदि मनुष्यों की बात की जाए तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब कितने हो जाएंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर एक क्रोमोसोम की एक प्रतिलिपि बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस पूरे फेज को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज के 2 हिस्से अपन ने पढ़े। G1 फेज जिसमें वो स्वविकसित होती है, धीरे धीरे खुद विकसित हो रही होती है। उसके बाद आता है एस फेज जिसमें सिंथेसिस फेज के नाम से भी जिसको अपन बोलते हैं। और इस सिंथेसिस फेज में जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो संख्या में दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, हर एक की प्रतिलिपि हो जाती है। इसको अपन संश्लेषण का चरण भी बोलते हैं। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में मुख्यतः 2 काम होते हैं। पहला काम होता है क्या? पहला काम होता है चेक करना कि इस सिंथेसिस फेज में ठीक तरीके से क्रोमोसोम्स डबल हुए हैं या नहीं। यदि ये रेप्लिकेट नहीं हुए ठीक तरीके से तो ऐसे समय पर यहीं पर प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, और यदि वो ठीक तरीके से प्रोसेस हो गए तो दूसरी तैयारी शुरू हो जाती है, प्रिपरेशन शुरू हो जाती है किसकी? सेल डिवीजन की। तो 2 काम होते हैं किसमें? G2 फेज में। याद रखना, मैंने अभी आप लोगों को तीनों चीजें पढ़ा दी। एक एक करके इसको डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सेल साइकिल की शुरुआत में सबसे पहले जो इंटरफेस आता है, इंटरफेस के अंतर्गत हम 3 हिस्से देखते हैं जिसको अपन G1 फेज के नाम से जानते हैं, ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोशिका स्वतः विकसित होना शुरू हो जाती है, अपने धीरे 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 वो बढ़ रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके अंदर। ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, उसकी प्रतिलिपियां बनना शुरू हो जाती हैं, और
गुणसूत्र जो होते हैं वो सब संख्या में 2 हो जाते हैं, दोगुने हो जाते हैं सिंथेसिस फेज में। G2 फेज में 2 काम होता है। पहले ये चेक किया जाता है कि ठीक तरीके से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुआ है या नहीं, किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है। और दूसरी बात, उसके बाद क्या किया जाता है, तैयारी शुरू हो जाती है किसकी, सेल के डिवीजन की, कोशिका के विभाजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से हमने इंटरफेज को पढ़ लिया। पूरे सेल प्रक्रिया का, पूरे सेल चक्र का सबसे बड़ा फेज है इंटरफेज, और इस इंटरफेज का भी सबसे बड़ा फेज है सिंथेसिस फेज। जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात मानना आप लोग कि उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां से सवाल आए हैं, लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, इसीलिए बार बार बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोसिस फेज या डिवीजन फेज की, है ना, जिसको हम एम फेज के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, एम फेज, माइटोसिस फेज, या फिर यदि मैं आपसे बात करता हूं डिवीजन फेज, तो वो तीनों ही क्या है, सेम चीज है। अभी देखो ध्यान से, जब भी मैं सेल डिवाइड होने की बात करता हूं तो वहां पर ये 4 चरण आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कौन कौन से, प्रो, मेटा, एना, टेलो। तो ये 4 फेज हैं। मेरे साथ बोलो एक बार फिर से, प्रो, मेटा, एना, टेलो। एक बार और बोलो, प्रो, मेटा, एना, टेलो। याद रखना, इनका सीक्वेंशियल ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए। सीक्वेंशियल ऑर्डर बदला मतलब खेल खत्म। ये भी कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहला फेज कौन सा, दूसरा फेज कौन सा, चौथा फेज कौन सा, आखिरी फेज कौन सा। इस तरह के सवाल भी हमको देखने को मिल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अगले हिस्से में देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होता है, अभी हमने बात की थी, क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो धीरे 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 कंडेंस होना शुरू होते हैं और 2 अलग अलग पोल्स का निर्माण कर लेते हैं। याद रखना, ये धीरे 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 क्या करेंगे, पोल्स का निर्माण शुरू करेंगे और खिंचाव होना शुरू हो जाता है। ये देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, यही सेंट्रियोल्स जो होते हैं, क्रोमेटिन्स जो होते हैं, ये खिंचाव, इनमें खिंचाव लगना शुरू होगा। ये सेंट्रियोल्स जो होंगे ये यहाँ ध्रुव बना लेगा, ये यहाँ आके ध्रुव बना लेगा। देखो ये बन गए, और जो क्रोमेटिन्स है उनमें अंदर खिंचाव होना शुरू हो गया। मेटाफेज में ये लाइनअप हो जाते हैं, एक कतारबद्ध श्रृंखला में जम जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। प्रोफेज में क्या हुआ, पोलराइजेशन। प्रोफेज में ध्रुवीकरण हुआ, है ना, पोल्स का निर्माण हुआ, पोलराइजेशन। वहीं ये क्या हो गए, लाइनअप हो गए, एक कतार में आ गए। वहीं एनाफेज में क्या हुआ, खिंचाव शुरू हो गया और 90% तक जो डिवीजन है, जो विभाजन है, वो यहीं पूरा भी हो जाता है। कहां पर, एनाफेज में। ठीक, खिंचाव भी शुरू हो गया, डिवीजन स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे वो प्रक्रिया पूर्ण भी होने लग जाती। 90% एनाफेज में ही डिवीजन हो चुका होता है। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनकर के सेल की मेम्ब्रेन बन जाती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है टेलोफेज में, है ना। जो आपका केंद्रक है उसकी मेम्ब्रेन, उसकी झिल्ली बनकर के तैयार हो जाती है किसमें, टेलोफेज में। और जैसे ही कोशिका की, ये 2 अलग अलग कोशिकाओं की भित्ति बनकर के तैयार होती है या झिल्लियां बनकर के तैयार होती हैं, 2 अलग अलग जैसे ये हो जाते हैं, उसी के साथ हम बोलते हैं साइटोकिनेसिस, एक प्रोसेस। उसके बाद अगली जो हिस्सा, अगला जो चरण है, उसको हम जानते हैं साइटोकिनेसिस के नाम से। ठीक है, ये याद रखना, ये है देखो साइटोकिनेसिस। जैसे ही 2 अलग अलग ये बनी, जैसे ही 2 अलग अलग विभाजन हुए तो सेल का विभाजन पूर्ण हो गया। तो फाइनल स्टेप के तौर पर किसको देखते हैं, साइटोकिनेसिस को बोलते हैं, है ना। जैसे ही कोशिकाओं की झिल्लियां बन करके तैयार होती हैं, 2 अलग अलग इंडिविजुअल स्वतंत्र कोशिकाएं बन करके तैयार हुई, तुरंत ही हम बोल देते हैं कि साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया हो गई है। इस तरीके से हमने पूरा क्या देखा, ये साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया के बाद ही तुम्हारा ये माइटोसिस हो जाता है पूरा। तो माइटोसिस में होते हैं 4 फेज, प्रो, मेटा, एना, टेलो। ठीक है, और फिर लास्ट में एक प्रक्रिया होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया ये पूरी प्रक्रिया हुई, उसके बाद माइटोसिस, माइटोसिस मतलब वही 4 अलग अलग चरण, और फिर उसके बाद क्या हुआ, साइटोकिनेसिस हो गया। अब देखो यहां पर एक और बात आती है जिसको बोलते हैं G0 फेज। याद रखना, G0 फेज या फिर पॉज फेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
पॉज फेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं, मतलब कुछ देर के लिए ये रुक जाता है। ध्यान से समझना, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें ये पॉज फेज परमानेंट आ जाता है, और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि कुछ समय मात्र के लिए, मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर पॉज फेज में जाती हैं। यदि ये G0 फेज में जा रही हैं, मान के चलो ये जाती है टेम्परेरी तौर पर और ये चले जाती है आपके G0 फेज में परमानेंट तौर पर, तो ऐसे समय पर परमानेंट तौर पर G0 फेज में चली गई जो कोशिका है वो अब कभी दोबारा लौट करके इस चक्र में दोबारा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, वो परमानेंट G0 फेज में चली गई है। मगर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि G0 फेज में टेम्परेरी तौर पर जा रही होती हैं, और ये जो टेम्परेरी तौर पर गई कोशिकाएं हैं वो शरीर को आवश्यकता पड़ने पर वापस किस में आ जाती हैं, इस सेल डिवीजन की प्रोसेस में आ जाती हैं, इस पूरे चक्र में वापस काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे जो हमारे नर्व सेल्स हैं, जो तंतु कोशिकाएं होती हैं हमारी, है ना, जो हमारे तंत्रिका तंत्र में नर्व सेल्स होते हैं ना, वो यदि एक बार परमानेंट G0 फेज में चले गए हैं, अब वो दोबारा लौट करके कभी भी वापस इस सेल साइकिल, सेल डिवीजन के फेज में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मगर जैसे कि हमारा स्किन सेल्स हो गए, जो डर्मल सेल्स होते हैं जैसे त्वचा के ऊपर, कभी जैसे अभी मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे शरीर में पूरी तरह सारे सेल्स में अब सेल डिवीजन नहीं हो रहा, है ना, मतलब मेरी जो सबसे ऊपर वाली त्वचा है उसमें अब तो कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा। हाँ, कुछ कुछ धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहा होता है, आवश्यकता पड़ने पर की बात है, तब की भी वही बात होती है, आवश्यकता पड़ने वाली। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं, यदि मान के चलो कभी किसी एक व्यक्ति का कुछ ऐसा हो जाता है कि ऊपरी त्वचा निकल गई है, छिल गया है, कट गया है, किसी तरह का कोई डैमेज हो गया, तो ऐसे समय पर ये G0 फेज में, टेम्परेरी तौर पर G0 फेज में गई कोशिकाएं वापस सेल डिवीजन शुरू कर देती हैं, और वापस से इस चक्र से गुजरने के बाद विभाजन प्रक्रिया होती है और नई त्वचा बन करके तैयार हो जाती है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने आपको बताया कि G0 फेज मतलब पॉज फेज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया G0 फेज के बारे में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस पूरे की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर एस फेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं ये डिवीजन फेज में, तो वहां पर इंटरफेज जो होता है वो सबसे बड़ा फेज कहलाता है। इस बात को याद रखना है, प्रो फेज जो होगा वो सबसे बड़ा फेज होगा। अंतिम फेज कौन सा होगा? तो साइटोकिनेसिस होगी। किस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस होती है, किस हिस्से में कौन सा फेज में कौन सी प्रोसेस होती है, ये भी अपन ने देख लिया। प्रो फेज में पोलराइजेशन, मेटा फेज में लाइनअप, एना फेज में 90% तक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, खिंचाव शुरू हो गया है। और टेलो फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी झिल्ली बनकर के तैयार, और जैसे ही कोशिका की झिल्ली बनी तुरंत ही हम बोलते हैं कि साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया हो गई है। इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें देखी हैं। बात समझ में आ गई? अब यहां पर थी माइटोसिस की बात, ठीक है। और अब जो है वो हम बात करेंगे किसके बारे में? मियोसिस के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स को जानने, पढ़ने, समझने के लिए आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हमारे वनडे और इनफैक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित करते हुए, उनके सिलेबस ओरिएंट होते हुए हम इन सारे सेगमेंट को खत्म कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सारे बेसिक साइंसेस को पढ़ रहे हैं, है ना। इस तरह के कोई भी कोर्सेज जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप्स को डाउनलोड करके या फिर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलेंगी? लाइव सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज जैसी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और वहीं पर आपको डायरेक्ट फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा, जहां पर आप अपने लाइव रह करके डाउट्स पूछ सकते हैं फैकल्टी से, ठीक है। तो चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में।
विशेष तौर पर यदि हम बात करते हैं माइटोसिस की, तो माइटोसिस में हमने देखा एक एक मदर सेल जो होती है जब वो विभक्त होती है, जब वो दो अलग अलग हिस्सों में टूटती है, तो ऐसे समय पर बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं और दो बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो डॉटर सेल्स हैं वो बन करके तैयार होती हैं। कितनी? दो। और बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली समान दिखने वाली डॉटर सेल्स होती हैं, और वो भी मदर सेल्स के बिल्कुल समान होती है। मतलब मदर सेल और दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ती हैं, सब कुछ उसमें सेम होता है। ठीक, मगर मियोसिस एक ऐसा विशेष तरह का सेल डिवीजन है, एक ऐसा कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जो कि विशेष तौर पर देखा जाए तो जेनेटिक सेल्स में या जर्म लाइन सेल्स में ही होती है ना, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं है ना, उनमें ही ये विशेष तौर पर गैमीट सेल्स में देखी जाती है। ठीक, ये प्रोसेस जो होती है वो मुख्यतः दो हिस्सों में विभक्त होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। विशेष तौर पर ध्यान से समझना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है। हर एक के अंदर वही चार अपने अपने अलग क्या होंगे? हिस्से होंगे, फेजेस होंगे। कौन कौन सा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ठीक, वैसे ही मियोसिस 2 के अंदर भी यही चार फेजेस होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो कुल मिलाकर के यदि चरणों की संख्या देखी जाए तो इसमें हो जाते हैं 8, और वहीं माइटोसिस में चरणों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 4। इसमें जो कोशिकाओं की संख्या बन करके तैयार होगी, जो डॉटर सेल्स होंगी, जो नवनिर्मित कोशिकाएं होंगी, उनकी संख्या होगी 4। मतलब ये जो नई डॉटर सेल्स बन करके तैयार हो रही वो कितनी होंगी? 4 डॉटर सेल्स बन करके तैयार होंगी। वहीं पर उसमें कितनी बन रही थी? वो बन रही थी केवल 2। तो चलो ऐसा देखते हैं ऐसा कैसे होता है। विशेष तौर पर ध्यान से समझना, यदि मैं आपसे मियोसिस की बात करता हूं तो ये अलग अलग चरणों से होते हुए गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 की यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो यहां पर आता है प्रोफेज 1 सबसे पहले चरण के तौर पर। इस प्रोफेज 1 में ही क्या होगा? वो पोलराइजेशन। उस पोलराइजेशन से पहले भी एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस में क्या होगा? वो जो गुणसूत्र हैं, वो जो आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में धीरे 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 पहले विघटित होंगे, अलग अलग हिस्सों में बटेंगे, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, सेगमेंट्स में विभक्त हो जाते हैं, और वापस ये समायोजित होते हैं, दोबारा पुनः आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब ऐसे समय पर एक बार विघटित हुए और दोबारा जुड़े, तो ऐसे समय पर इनमें ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाती है। मतलब कुल मिलाकर के एक सेगमेंट किस दूसरे सेगमेंट से जुड़ेगा ये तो सुनिश्चित है नहीं पहले से। वो पिछले वाले हिस्से से ही जैसा वो पहले जुड़ा हुआ था उसी से दोबारा जुड़ता है कि नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो चलो इसको थोड़ा सा और डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, जब ये इंटरफेस से होता हुआ गुजरा था तो यहां पर डीएनए की संख्या जो थी वो क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। भाई रेप्लिका हो गया था ना, याद करो, एग्जैक्टली सिमिलर। अब देखो, जैसे ही वो इंटरफेस से गुजरा तो ऐसे समय पर प्रोफेज 1 में यहां पर इस तरह के 2 डीएनए यहां पर पाए जा रहे थे, है ना, इस तरह के ही क्रोमोसोम पाए जा रहे थे जो कि दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल थे, बिल्कुल एक समान थे। मेरी बात समझ में आई? अब एक प्रोसेस होगी यहां पर, कौन सी? प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में? ध्यान से समझना, ये जो अलग अलग हिस्से हैं ना, ये क्या हो जाएंगे? ये बट जाएंगे। देखो ध्यान से समझना, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, ये बटेंगे, मतलब ये हेलिकल्स ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, है ना। ये क्या होंगे? ऐसे छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में ये डिवाइड हो गए, है ना। मतलब ये जो हेलिक्स थे वो बिल्कुल अलग अलग हो गए। मैं ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर ये डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं जिनका बैकग्राउंड साइंस या बायोलॉजी नहीं है। ये मैं बहुत ही आराम से हल्के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस कि समझ में आ जाए। फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके ठीक बाद ये जो अलग अलग हुए हेलिक्स हैं ये क्या हो जाएंगे? छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएंगे। मतलब ये, मतलब इसका भी कई सारे छोटे
छोटे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, है ना। इसके भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। वैसे ही दूसरे डेंड्राइट के भी, दूसरे वाले साइड के भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और इसके भी ऐसे इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये मैं आप लोगों से बोल रहा था कि ये वाला सेगमेंट दोबारा इस वाले सेगमेंट से ही जुड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसके साथ भी जुड़ सकता है और इस वाले हिस्से के साथ भी जुड़ सकता है। मान के चलो ये हिस्सा इसके साथ जुड़ गया, तो ऐसे समय पर अब जो नया डीएनए बन रहा है, देखो ध्यान से वो कैसा बन रहा होगा, वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा, है ना। आगे आने वाले इसमें भी ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे समय पर अब ये जो डीएनए बन करके तैयार हुआ, वो क्या हो गया, वो कुछ अलग बन करके तैयार हो गया। देखो ऐसा हो गया, है ना। वहीं अब जो दूसरा डीएनए बन जाएगा, वो कुछ ऐसा कुछ डीएनए बन जाएगा, मेरी बात समझना, है ना। ऐसा कुछ डीएनए बन करके तैयार होगा। अभी देखो कैसा, ये देखो यहां से कुछ ऐसा डीएनए टाइप का अलग तरह का डीएनए बन करके तैयार हो जाएगा। अभी मेरी बात समझ पाई क्या मैं बोल रहा हूं। मेरा आपसे बोलना ये था कि अब जो नए डीएनए, जो दो नए डीएनए बन करके क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के बाद जो हमको नए डीएनए मिले, वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। जैसे ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे, वैसे ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये थी एक प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही सरल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। इसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स वगैरह आते हैं, मगर कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड जैसे, या जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं है, उन बच्चों के लिए बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो ये पूरी क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो कहां होगी, प्रोफेज 1 के अंदर होगी। और इस प्रोफेज 1 के बाद ही जैसे ही वो मेटाफेज के अंदर जाता है, मेटाफेज में फिर से वैसे ही क्या हो जाएगा, पंक्तिबद्ध हो जाएंगे, वो कतारबद्ध श्रृंखला में जम जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एनाफेज में वही खिंचाव शुरू और विभाजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, 90% तक कंप्लीट हो जाती है। फिर टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनकर के तैयार हुई और दो अलग अलग साइटोकिनेसिस के जरिए दो अलग अलग कोशिकाएं बनकर के तैयार हुई। अब यहां इस डायग्राम में देखो ध्यान से, क्या ये दोनों कोशिकाएं क्या एक दूसरे के समान दिखाई दे रही हैं? नहीं, नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है, दो अलग अलग कोशिकाएं हो जाएंगी, दो अलग अलग तरह के सेल्स हैं। ये जो डॉटर सेल्स बने, ये दो अलग अलग सेल्स बने। ये अभी तक कहानी हमने पढ़ी है किसकी, मियोसिस 1 की। अभी तो ये इंटरफेस से होता हुआ आया था, मगर अब ये जो दो नई कोशिकाएं हैं, ये दोबारा इंटरफेस में नहीं जाएंगी, ये सीधे कहां जाएंगी, ये पहुंचेंगी सीधे मियोसिस 2 की तरफ। और कहां पहुंचेंगी, ध्यान से समझना, अब ये इंटरफेस में नहीं जाएंगी, ये सीधे प्रोफेज 2 में चली जाएंगी। जैसे ही यहां पर ये बनी, अब यहां पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, डाइपोलाइड सेल्स लिखे हुए हैं। अब देखो डाइपोलाइड और हैप्लॉइड शब्द का मतलब क्या होता है। जब भी मैं बात करता हूं गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स की, यदि क्रोमोसोम्स की संख्या कंप्लीट है, पेयर में है, तो ऐसे समय पर यहां पर ये कहलाता है डाइपोलाइड। और यदि इन्हीं में गुणसूत्रों की संख्या जस्ट आधी हो जाए, तो उसको बोलते हैं एन, मतलब सिर्फ हैप्लॉइड कह करके अपन इनको बुलाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा रुक करके। बस अभी पहले यहां समझो, प्रोफेज 1 में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब उसके बाद जो दो अलग अलग कोशिकाएं मिली, देखो बिल्कुल एक दूसरे के समान नहीं थी। अब ये बगैर इंटरफेस में गई ही कहां पहुंच गई, प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में दोबारा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद अब यहां पर क्या होगा, वही मेटा एना टेलो फेज आएंगे। तो मेटा फेज में क्या हुआ, वही लाइन अप हो गए। एना फेज में क्या हुआ, सिस्टम क्रोमोसोम्स जो हैं वो खिंचना शुरू हो गई, और धीरे धीरे टेलो फेज में ये दो अलग अलग नई कोशिकाएं बनकर के तैयार हुई। अब देखो 1 2 3 और ये 4 अलग अलग कोशिकाएं बिल्कुल अनआइडेंटिकल, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग बनी। कितनी है संख्या में, 4। मगर अभी देखो एक चीज और, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, डबल डबल थे ना, है ना। मगर अब यहां जाकर के सिंगल सिंगल हो गए। क्यों, क्योंकि यह दोबारा सिंथेसिस फेज, मतलब इंटरफेज में होने वाला सिंथेसिस फेज, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते थे, वहां गई ही नहीं। जब वहां गई ही नहीं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह गए, हाफ
रह गए। तो ध्यान से देखो, अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं। मान के चलो ये अभी मनुष्यों में हो रहा है। मनुष्य में जब वो इंटरफेस से होते हुए गुजरी थी तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल में होते हैं। जैसे ही इंटरफेस से होती हुई गुजरी तो यहां पर 46 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, नंबर ऑफ नहीं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसमें, नॉर्मल में। और जैसे ही वो इंटरफेस में गई तो यहां पर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। जैसे ही विभक्त होकर के ये दो में बटी तो यहां पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बच गए और इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बच गए। भाई ये 46 दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए, बराबर बराबर। अब ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जैसे ही आगे जाएंगे तो इसके पास कुल 23, कुल 23, कुल 23 और कुल 23 बचेंगे। अब ये जोड़ा नहीं रह गया, अब ये पेयर नहीं रह गया। पहले पेयर था, देखो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहां पर कुल मिला करके 23 23 23 23 बच गए। तो ये कहलाए हैप्लॉइड सेल्स। और ये कहलाएंगे कौन से, हैप्लॉइड सेल्स। वहीं यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर बनने वाले जो सेल्स हैं वो आपके डायप्लॉइड सेल्स कहलाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने देखा मियोसिस के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही घर में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग तरह के कोर्सेज करने होते हैं, है ना। किसी को टेक्निकल कोर्स से संबंधित है, किसी को कुछ ऐसे स्टफ्स की जरूरत है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित है, किसी को बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस चाहिए, या फिर पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल चाहिए, या फिर कोई क्लास वगैरह के लेक्चर्स रिकॉर्डेड चाहिए, या फिर कोई रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे डाइवर्सिफाइड अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं एक ही परिवार के अंदर। तो ऐसे समय पर हम इसका ऑल इन वन सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आप हमारा कंप्लीट पैकेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। क्रेजी जी के ट्रिक आप लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है, जिसके अंतर्गत हम सारे कोर्सेज आपको यहां पर अवेलेबल करवाएंगे। सभी की आपको पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी ई बुक्स वहां पर अवेलेबल हैं, है ना, जो कि करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें कवर करती है। उसके साथ साथ सभी तरह के क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, सभी तरह की टेस्ट सीरीज, सारे एग्जामिनेशन से संबंधित टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में भी जो हमारी मटेरियल डेवलपमेंट की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो मिलकर के तैयार करेंगे, वो सारे के सारे आप लोगों को इसी एक कंप्लीट पैकेज के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की बात हम करते हैं। अब विशेष तौर पर ध्यान से समझना, मेयोसिस 2 से होते हुए जब गुजरेंगे तो 4 अलग अलग क्या बनेंगे, सेल्स बनते हैं। अब देखो ध्यान से यहां पर मियोसिस और माइटोसिस के बीच का एक कंपैरिजन। इंटरफेज से गुजरने के बाद प्रोफेज आया, प्रोफेज से माइटोसिस की बात कर रहे हैं, प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो, 4 फेज में, 1 2 3 और ये 4 फेज में ही क्या होगी, कहानी खत्म। कुल फेज की संख्या कितनी हो गई, 4। यदि मैं बात करता हूं कितनी सेल्स बनती हैं, तो 2 बनती हैं। कैसी तरह की सेल्स बनती हैं, तो डायप्लॉइड टाइप की सेल्स बनती हैं। ठीक, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो ये डायप्लॉइड सेल्स जो हैं, ये डायप्लॉइड सेल्स की संख्या कितनी है, ये 2 सेल्स हैं, है ना। और एग्जैक्टली कैसी हैं, ये आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के समान दिखाई देने वाली हैं, बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे से, कोई फर्क नहीं इनमें। और विशेष तौर पर यदि मैं आपसे बात करता हूं तो ये आपकी कुल मिलाकर के माइटोसिस की कहानी हुई। अभी अपन मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस में इंटरफेस के बाद ये पहले प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो एक बार हुआ, मियोसिस 1। तो कुल मिलाकर के 4 यहां प्लस 4 यहां, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई, ये 8 फेजेस से बना हुआ होता है। मियोसिस में कुल फेजेस की संख्या कितनी होती, 8 हो गई। कितनी सेल्स बनी, 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर के 4 सेल्स बनी। और सेल्स भी कैसी बनी, तो वो हैप्लॉइड सेल्स बनी। और हैप्लॉइड सेल्स जो होंगी वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगी, ये हमेशा अनआइडेंटिकल रहेंगी। हमेशा कैसी रहेंगी, अनआइडेंटिकल, एक दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी।
और एक विशेष बात बताता हूं, ये मुख्यतः शरीर के सोमैटिक सेल्स में होती है। ये प्रक्रिया जो होती है, ये जो समसूत्री विभाजन है, शरीर के शारीरिक कोशिकाओं में होती है। सोमैटिक, सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो ये किस में होती है? हमारे शारीरिक कोशिकाओं में अपघटित होती है, माइटोसिस। वहीं मियोसिस जो होती है वो हमारे गैमीट सेल से संबंधित होती है ना। गैमीट सेल जैसे कि स्पर्म और ओवम, है ना, जैसे अंडाणु वगैरह में ये कौन सी प्रक्रिया होगी? वो होगी मियोसिस। विशेष तौर पर जैसे ओवरीज में होता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस, तो वहां पर मियोसिस होगी, है ना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर क्या होगी? मियोसिस होगी। तो गैमीट सेल से संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी, डिवीजन होगा, वो मियोसिस होता है। और सोमैटिक मतलब शारीरिक कोशिकाओं में क्या होता है? मुख्यतः माइटोसिस होता है। तो ध्यान रखना। अब सोच करके देखो, यदि ऐसा होता तो एग्जैक्टली क्या चीज होती? मियोसिस। यदि मियोसिस प्रक्रिया ना होती तो एग्जैक्टली जो मनुष्य है उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज चली जाती, तो तुम बिल्कुल सच में सूर्यवंशम देख रहे होते। मतलब समझ में आ रही बात कि एग्जैक्टली एक व्यक्ति का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एग्जैक्टली उसके ही समान, दिखने में भी, हरकतों में भी, सोच समझ में भी, सब कुछ कैसी होती? बिल्कुल सिमिलर होती। मेरी बात समझ में? इसीलिए प्रकृति ने क्या किया कि रिप्रोडक्शन के लिए, वो भी कैसा वाला रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पर गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया में कर दिया बदलाव, और उसे बोल दिया, उसको हम पढ़ते हैं मियोसिस के नाम से। मेरी बात समझ में आई? तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसा रिप्रोडक्शन होगा? लैंगिक प्रजनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो हमेशा उसमें मियोसिस होगी। और माइटोसिस जो होगी वो हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। ये बात का याद रखना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताता चल रहा हूं, बहुत सारी डिटेल्स में हमने बात करी है, और इस तरीके से हमने सेल वाला पूरा सेगमेंट जो है वो कर लिया है खत्म। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी सेल के बारे में कि आखिर सेल होता क्या है, किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके साथ साथ सेल थ्योरीज के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, कोशिका चक्र के बारे में अपन ने पढ़ा, उसके फेजेस देखे, टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखे, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने मियोसिस, माइटोसिस जैसी बड़ी प्रक्रियाएं जो उसमें होती हैं उनके बारे में भी जान लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट वगैरह में बता सकते हैं। उसके लिए हमारी लाइव क्लासेस के लिए भी आप और अधिक डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा वाला हिस्सा? सेल वाला सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिल करके आज बायोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा सेल कंप्लीट कर लिया है। हमारी इसी मैराथन सीरीज के तहत हम आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे हमारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे डिसीजेस, और इस तरीके से हम कंप्लीट बायोलॉजी एक मैराथन के तौर पर देख सकेंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद क्रेजी जी के ट्रिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आज की हमारी इस वीडियो को यदि आपने लाइक किया हो तो उसे प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।